हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूर्व विद सेतु में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और पूरे मन से अपने हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपको आज हम 3.2 बताने से पहले उसके पहले कुछ बेसिक बातों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो 3.2 में क्या है कि हमको पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसके व्यापक रूप क्या होते हैं। उसके व्यापक रूप होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। इन समीकरण में हमको ये गुणांक याद करना होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसी से हमको तीन कंडीशन पता चलता है कि किस केस में कितने हल होंगे। ग्राफ बनाकर हम बता सकते हैं किसके कितने हल होंगे। इस तरीके से आपको समीकरण दिया रहेगा, फिर फिर इस तरह नहीं दिया रहेगा, इसको इस तरफ आएगा तो इसको हम RHS वाला लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। फिर इसके गुणांक का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, फिर उसकी सहायता से हम ग्राफ बना के हल बताएंगे किसके कितने हल हैं। तो उस केस में हमारे पास पहले तो दो शब्द हमको पता होने चाहिए। वो क्या होता है, एक होता है संगत समीकरण युग्म। क्या होता है संगत? संगत मतलब कि या तो एक हल है, एक हल या अनेक हल। यानी जिस रैखिक समीकरण युग्म का या तो एक हल है या तो अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल हैं, उसको क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म। और असंगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं, असंगत समीकरण युग्म। असंगत समीकरण युग्म, असंगत मतलब कि जिसके पास एक भी हल नहीं हो, कोई हल नहीं है। तो ये दोनों शब्द आपको समझ में आया होगा। संगत समीकरण युग्म मतलब या तो उस समीकरण के पास एक हल हो या तो अनेक हल हो, ढेर सारे हल हो। अच्छा, इस रैखिक समीकरण युग्म के पास कभी भी दो हल नहीं हो सकता, कभी भी तीन हल नहीं हो सकता। या तो एक हल होगा या तो अगर एक से अधिक हुआ तो अनंत हल होगा। कभी भी अगर कोई पूछे कि एक रैखिक समीकरण युग्म के ज़्यादा से ज़्यादा कितने हल हो सकते हैं, तो अनंत रूप से अनेक हल हो सकते हैं। कभी भी दो हल या तीन हल नहीं हो सकता, या तो एक हल होगा या तो अनंत होगा या तो एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब क्या क्या होगा। तो उसके लिए तीन तरीके की कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, तो वो तीनों हमको याद रहनी चाहिए। क्या क्या? तीन तरह ग्राफ बन सकता है रैखिक समीकरण युग्म में। पहले तरीके ग्राफ है, ऐसे दो रेखा बनेगा और यहाँ पे काटेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी का मतलब काटना, एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, और इसका जो होता है गुणांक, जो रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। और क्या होना चाहिए इसका, इसके अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब अकेला हल होगा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब अकेला, एक हल होगा। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अविरोधी, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा।
यानी कभी भी इस तरीके की चित्र हमारा बना, ग्राफ बना, तो इसके इतने विशेषताएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इसका जो गुणांक में रेशियो होता है, जो संबंध होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और क्या होगा अद्वितीय यानी अकेला हल होगा। देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसका एक हल होगा। अविरोधी समीकरण युग्म, इसका एक नाम और है अविरोधी समीकरण युग्म। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा स्थिर हो जाए, उसी पर आ जाए, ठीक है, संपाती आ जाती है, मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी। अच्छा इस पर देखिए हर बिंदु पर कट कर रहा है ना, जब हर बिंदु पे टच कर रहा है इसका मतलब इसके कितने हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं, पहला संपाती रेखाएं, दूसरा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसका रेशियो क्या होगा, इसका संबंध क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और क्या होगा, इसमें जो संबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा उसमें हम ये संबंध पहले गुणांक निकालेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर उसके बीच में हम अनुपात निकालेंगे। अगर इस तरीके से आ गया तो हम कह देंगे कि क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अच्छा इन दोनों समीकरण जो इस तरीके से बनेंगे इसको क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने बताया संगत मतलब या तो एक हल हो या तो अनेक हल हो, इसके अनेक हल हैं और इसके एक हल हैं, तो इन दोनों को संगत समीकरण युग्म बोला जाएगा, ठीक है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, वही संगत लिख सकते हैं, संगत समीकरण युग्म। और इसको एक नाम से और बोला जाता है आश्रित, आश्रित आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, देखिए इसी रेखा पर ये है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर ये आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित समीकरण युग्म बोला जाता है। और चौथा तीसरा प्रकार जो होता है वो है इस तरीके से, मतलब रेखाएं क्या होंगी आपस में, समांतर रेखाएं, मतलब कहीं भी कहीं किसी से कटेगा नहीं, इसका मतलब इसका एक भी हल नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और क्या बोलेंगे, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसमें जो रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके एक भी हल नहीं है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इस तीन प्रकार की जो कंडीशन है, पहला क्या है रेखाएं प्रतिच्छेदी यानी कट करेगा एक पॉइंट पे, दूसरा क्या है एक रेखा है दूसरे पर आ जाएगी, तीसरा क्या है कहीं नहीं कटेगा। जब एक रेखा मतलब दोनों रेखाएं या तो एक पॉइंट पर कटे या तो अनंत अनंत उसके हल हों, तो उसको क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म। और जब एक भी पॉइंट ना कट करे, एक भी बिंदु पर ना कट करे, तो क्या बोलेंगे, एक भी हल इसके नहीं होंगे और रेखाएं क्या होंगी, असंगत समीकरण युग्म। और रेखाएं आपस में, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, ये संपाती नहीं समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये समांतर रेखा है ना, क्या है, समांतर रेखाएं, ठीक है, और इसके कोई हल नहीं है, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर रेखाएं एक बिंदु पर कट करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं,
इसका जो अनुपात का संबंध होना चाहिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। अद्वितीय हल अकेला एक पॉइंट पर कट रहा है, अविरोधी समीकरण युग्म बोला जाता है इसको। और फिर ये देखिए एक रेखा पर दोनों रेखा पर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी आ गई है, इसलिए इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट मतलब दोनों के जो दोनों साथ साथ एक ही रेखा पर स्थित हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि हर बिंदु इसका एक कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका जो अनुपात में जो संबंध होना चाहिए A1/A2 बराबर B0/B2 बराबर C1/C2 संगत समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरह तीसरा कंडीशन क्या है, रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 और असंगत समीकरण युग्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई आपको समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और एक बात आपको और बताना चाह रहे हैं कि गणित सीखने का एक ही तरीका है, आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको डेली के डेली आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ केवल और केवल टीचर डिपेंड नहीं करता, आप कितना अपने से पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम कितना भी अच्छे यहाँ पे समझा दें, अगर आप घर पे उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। ठीक है। मैथ आने का एक ही फॉर्मूला है कि आप घर पे उसको प्रैक्टिस करिए, उसको सोचिए, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए। ठीक है। हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान से पढ़ने वाली बात यह है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कौन ज़्यादा है, अर्थात लड़कियां ज़्यादा है ना, इसमें लड़कियां ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, इसी तरह से माना लड़कों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 मतलब दोनों लड़का लड़कियों का जो योग है वो 10 है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोला है कि लड़कों लड़कियों की संख्या 10 हो जाएगी, अर्थात x + y बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक का मतलब 4 ज़्यादा है, इसलिए 4 हम जोड़ दिया। अगर बोला होता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 कम है तो क्या करते थे, घटा देते, क्योंकि अधिक बोला इसलिए जोड़ दिया। तो ये आपको परिस्थितियों अलग अलग सवालों में बदल सकता है, इसलिए इस पर सोचने की बात है। जैसे बोला होता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है, तो 2 गुनी मतलब लड़कियों की संख्या जो होगी वो 2 गुणे हो जाएगा लड़कों की संख्या। तो ये सवाल में, हर सवाल में अलग अलग परिस्थितियाँ दी होंगी।
खैर इसमें क्या दिया है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, और हमने लड़कियों की संख्या माना क्या है, x, अर्थात x बराबर y प्लस 4, अर्थात इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 में हम x और y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, इसको हमको ग्राफ विधि से हल करना है ना, ग्राफ विधि से हल करना है, तो ग्राफ बनाएंगे जहाँ वो कट करे, यहाँ पर प्रतिच्छेद करे, उसका हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने हल करने के लिए बताया था कि एक रेखा के लिए 2 हल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए 2 हल निकालते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखो, क्या आएगा, 0 प्लस वाई बराबर 10, अर्थात y बराबर 10, अर्थात पहला बिंदु क्या आ गया, 0,10। इसी तरह समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, x प्लस 0 बराबर 10, अर्थात x बराबर 10। तो दूसरा बिंदु है 10,0। अब इसी तरीके से समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, एक बार x बराबर 0 रखेंगे y का मान आएगा, फिर y बराबर 0 रखेंगे x का मान आएगा। तो x, समीकरण 2 में x 0 रखिए, x जब 0 रखेंगे 0 माइनस वाई बराबर 4, अर्थात y माइनस वाई बराबर 4, अर्थात ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर -4। तो इसको C तीसरा बिंदु मान सकते हैं, 0,-4। ठीक है, इसी समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, x माइनस 0 बराबर 4, अर्थात x बराबर 4। तो चौथा बिंदु आया आपका D 4,0। ठीक है, तो अब इन चारों बिंदुओं को हम अलग से लिख लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो लिखते हैं क्या है, ए क्या है 0,10, बी है 10,0, सी क्या है, 0,-4, और डी क्या है 4,0। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में बनाएंगे। इसमें सब इक्वल लिस्ट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे a 0,10 यानी x पर 0 कदम, y पे 10 कदम, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी तरह b क्या है 10,0, x पे 10 कदम, y पे 0, तो ये बिंदु ये हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये यहाँ से होकर जाएगा। ठीक, और फिर तीसरा बिंदु 0, x पे 0, y -4, -1
-2 -3 और -4, ये बिंदु आपका हो गया C। और D क्या है 4,0 अर्थात ये वाला। X पे 4 Y पे 0 ये कदम। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ मिल गया। अच्छा, ग्राफ अगर आप स्केल से बनाएंगे पट्रिक सहायता से तो आपको दिखेगा ये X 7 है और Y 3 पर ये मिलेगा। तो जहाँ पे मिलेगा वो इसी का हल हो जाएगा। अर्थात लड़कियों की संख्या X, लड़कियों की संख्या बराबर X बराबर 7 हो गया और लड़कों की संख्या बराबर Y बराबर 3। ये हमने ग्राफ से इसका हल निकाल लिया। आशा करते हैं पहला वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम 3.2 का दूसरा सवाल देखते हैं, पहले का दूसरा। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल हो गया। अब हम पहले का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या दिया है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न में पूछा है ज्ञात करना, उसी को हम मान लेते हैं। हम क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपये। इसी तरह से माना एक कलम का मूल्य बराबर Y रुपये। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न के अनुसार बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल मतलब 5 गुणे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल कितना है 5 गुणे X प्लस 7 कलम 7 गुणे Y बराबर कितने रुपए का है, 50 रुपए का है। अर्थात क्या हो जाएगा 5X प्लस 7Y बराबर 50, समीकरण संख्या 1। इसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है दूसरे केस में, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल का मतलब 7 गुणे एक पेंसिल का मूल्य X प्लस 5 कलम का मूल्य 5 गुणे Y बराबर 46, अर्थात 7X प्लस 5Y बराबर 46, समीकरण संख्या 2। अब इन दोनों को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही काम, 2 बिंदु निकालना है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा 5 गुणे 0 प्लस 7 गुणे Y बराबर 50, अर्थात ये 0 हो गया। 7 गुणे Y बराबर 50, अर्थात Y बराबर 50 भागे 7, अर्थात Y बराबर 7 सत्ता 49, 1 7 एकन्नम 7, तो Y 7.1 हो गया। तो जो पहला बिंदु आया A0,7.1। इसी तरीके से Y बराबर 0 रखेंगे, Y बराबर 0 रखने पर Y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा 5 गुणे X प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50, अर्थात 5 गुणे X बराबर 50, अर्थात X बराबर 50/5 बराबर 10। तो जो दूसरा बिंदु आया B 10,0। पहला बिंदु क्या है 0,7.1, दूसरा का क्या है 10,0। इसी तरीके से
समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, 2 में x बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, 7 गुणे 0 प्लस 5 गुणे y बराबर 46, अर्थात 5 गुणे y बराबर 46, अर्थात y बराबर 46/5। तो y बराबर 5 9 45, 1 5 दूनी 10, 9.2, 5 9 45, 1 5 दूनी 10। तो जो तीसरा बिंदु मान सकते हैं 0,9.2। इसी तरीके से अगर हम समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, रखते हैं 2 में 0 तो क्या आएगा, 7 गुणे x प्लस 5 गुणे 0 बराबर 46, अर्थात 7 गुणे x बराबर 46 और x बराबर क्या आ गया 46, ये गुणा वाला भाग चला जाएगा, 46/7, 7 छंग 42, बचा 4, 7 बचे 35, बचा 5, 7 7 49, 6.57। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का मतलब जैसे इसको हम 2 बाद 2 पॉइंट है, इसको हम 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसका नियम होता है अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो ये बढ़ जाएगा, तो 7 है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब x बराबर क्या लिख सकते हैं 6.6, अर्थात चौथा बिंदु क्या हो गया D 6.6, 0। तो अब हमको ग्राफ बनाने के 4 बिंदु की आवश्यकता होगी। पहला 0,7.5 7.1, दूसरा क्या है 10,0, तीसरा क्या है 0,9.2 और चौथा क्या है 6.60। ठीक है। अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए चारों बिंदु कर सकता होगा, उसको अलग से बना लिख लेंगे। जीरो कॉमा 7.1, बी क्या है 10,0, सी क्या है 0,9.2 और डी क्या है 6.6,0। ठीक है। अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे। एक, दो, तीन। ग्राफ बनाने के लिए ध्यान देने आवश्यक है कि ये एक होना चाहिए, ये भी एक, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर दूरी पर। ठीक है। अगर इसको हम 1 सेंटीमीटर बनाए तो ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे x पर 0, y पर 7.1, x पे 0 मतलब यहाँ पे, y पे 7.1 मतलब y अक्ष पर चलना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ जो पहला बिंदु है 7.1। ठीक है। ये आपका a हो गया। और इसी तरह b क्या है 10,0, b 10 है, x पर 10 है, y पे 0 है, तो ये हो गया 10,0। तो ये इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक। अब तीसरा क्या है 0,9.2 9.2, x पर 0, y पे 9.2 चलेंगे, यानी ये वाला बिंदु दूसरा बिंदु हो गया। यहाँ पे ये c होगा।
और डी क्या है 6.6, 0, अर्थात x पे 6.6, ये 6.5, ये 6.6। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो यहाँ हमको दिखेगा, ये अगर हम स्केल्स पटरी की सहायता से बनाएंगे तो ये हमको दिखेगा 3,5, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5 आ चुका है। ठीक है, x बराबर 3, y बराबर 5 आएगा ये। ठीक है, ये आपका हल हो गया। इसका मतलब है कि एक हमने x किसको माना था, हमने x माना था एक पेंसिल का मूल्य, अर्थात एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना रुपये, 5 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, और जिसको कोई भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। अब हम बात करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे सवाल में लिखा है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c की तुलना कर ज्ञात के निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो 3 कंडीशन बताया था, आ गया। तो उसी को हम देखते हैं कैसे सवाल हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में पहला दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसमें पूछ रहा है ये रैखिक समीकरण युग्म का a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का अनुपात निकालिए और ये हमको बताइए कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेंगी कि समांतर रेखाएं निरूपित करेंगी या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेंगे। तीनों जो रेखाएं बताया था आपको उसमें से कौन सा दिश दर्शाएगा। तो सबसे पहले इस रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ से तुलना करेंगे x का गुणांक क्या है a1, तो x के आगे का गुणा है 5, अर्थात a1 बराबर क्या है 5 और फिर b1, y का क्या गुणा है b1, y का क्या गुणा है -4। हमको क्या देखना है माइनस के साथ, तो b1 क्या हो जाएगा -4 और c1 क्या होगा 8। इसी तरह से a2 क्या होगा 7, b2 क्या होगा 6 और c2 क्या होगा -9। अब हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 मान निकालेंगे। क्या लिखेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2 क्या है 5 बटा 7, b1 बटा b2 का मान क्या है -4 बटा 6, अर्थात इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई। तो क्या कभी ये बराबर हो सकता है, अर्थात क्या हमको निकल के आया 5 बटा 7 कभी बराबर -2 बटा 3 नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गया। अब ये कंडीशन आता है तो हमको 4-5 बातें पता हो जानी चाहिए। क्या क्या, जो भी लिखवाया था
इसमें सवाल में इतना पूछा है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है ये, फिर इसका मतलब रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब ये वाला, ये एक बिंदु पर कट करेगा। ठीक है, अच्छा ये केवल सवाल में दिया है, आंसर आपका यहाँ तक हो गया। लेकिन जैसे ही E1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 से, अगर आपको पता चला तो इससे 4-5 बातें हमको समझ में आई। क्या क्या, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और ये संगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा, इसके एक अद्वितीय अकेला हल होगा। ठीक है, और इसको अविरोधी समीकरण युग्म भी कहा जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्या है, सब में यही करना है, अनुपात का मान निकालना है, फिर देखना है कि तीनों कंडीशन में क्या फुलफिल हो रहा है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या वो संतुष्ट कर रहा है उस तीनों परिस्थितियों में से। जो करेगा उसी के अनुसार आपका आंसर होगा। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब इसका व्यापक रूप अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 9, दोनों से तुलना करेंगे क्या आएगा, a1 बराबर 9, b1 में क्या आएगा 3, c1 बराबर क्या आएगा 12। ठीक है, इसी तरह से a2 क्या हो जाएगा 18, b2 क्या हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा 24। ठीक, अब इसमें फिर से वही काम, a1/a2 का मान निकालते हैं। a1/a2 क्या होगा, a1 का मान क्या है 9 और b2 का a2 का मान 18, इसको भाग दे 9 के अंदर 9 दूनी 18, तो a1/a2 का मान क्या आ गया 1/2। अब b1/b2 का मान निकालते हैं। b1/b2 क्या है 3/6, अर्थात 3 के अंदर 3 दूनी 6, और c1/c2 का मान क्या है 12/24, अर्थात 12 के अंदर 12/24। अच्छा ये तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात रेखाएं क्या हो गई संपाती, अर्थात रेखाएं संपाती हैं। ये आपका आंसर हो गया। संपाती रेखाएं मतलब ये रेखा एक दूसरे पर ऐसे आ जाएगी। अच्छा यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, इसके बाद आपको सारी बातें पुनरावृत्ति कर लेनी, याद कर लेनी। क्या क्या कि रेखाएं संपाती है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, और इसको एक नाम और बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित मतलब यह इस पर एक रेखा दूसरे रेखा पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब तीसरी सवाल पे आते हैं, इसी का तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में हम डायरेक्ट लिखेंगे a1 b1 का मान। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तीसरे सवाल देखिए क्या है, आपको एनसीईआरटी के सवालों को कई बार करना है, एनसीईआरटी ही आपका उद्धार करेगा। एनसीईआरटी को 4-5 बार आप लगा डालिए। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a1 का मान b1 का मान। a1 बराबर 6, b1 बराबर ये देखिए साइन के साथ चिन्ह के साथ लेते हैं -3, b1 बराबर -3, c1 बराबर क्या हो गया 10। ठीक, a2 बराबर क्या हो गया 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। अब यहाँ फिर से वही काम, a1/a2 का मान निकालेंगे 6/9
2 अर्थात 2/3 3/1। फिर b1/b2 का मान निकालते हैं। b1 क्या है -3 बटा -1 माइनस में कट गया 3/1 और c1/c2 का मान निकालेंगे क्या आएगा 10/9। अच्छा a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन c1/c2 के नहीं है अर्थात क्या निकल के आया सामने हमारे पास a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका क्या मतलब है रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और जब समांतर होंगी तो क्या होगी एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर होगी तो इसमें एक भी हल नहीं होगा, जब एक भी हल नहीं होगा तो असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे रेखाएं समांतर दिखेगी। अच्छा जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, ये ऐसे ही बन सकता है। हम जब ग्राफ अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ये ऐसे हम बना रहे हैं ऐसे ही बन सकता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सवाल पर। तीन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिर से वही काम, अनुपातों a1/a2 b1/b2 से तुलना कर याद के निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, संगत का मतलब या तो एक हल हो या तो अनंत हल हो, असंगत मतलब एक भी हल नहीं। ठीक है, तो जो आपको पसूरून बताया था 3.2 से पहले वो आपको याद होनी चाहिए तभी ये सवाल हो पाएगा। तो तीसरा सवाल का जो हम इसमें सारे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि सब एक जैसे हैं, हम इसमें आपको करवाते हैं तीसरा सवाल और पांचवा सवाल। इसमें तीसरा सवाल करवाएंगे और पांचवा। तीसरा क्या दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अच्छा ये व्यापक रूप में नहीं लिखा है ना, व्यापक रूप मतलब बराबर 0 होना चाहिए, जिसको इस तरफ ले आएंगे पक्षांतर करेंगे क्या आएगा 3/2x प्लस 5/3y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये भी व्यापक रूप में नहीं लिखा है ना, व्यापक रूप का मतलब होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, 0 उस तरफ होना चाहिए। तो a1x प्लस b1y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा अब इसमें वही फिर से काम, अगर इसको व्यापक रूप लिखेंगे तो a1 का मान क्या है, a1 का मान है 3/2, b1 का मान क्या है 5/3 और c1 का मान क्या है -7। इसी तरीके से a2 का मान क्या है 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -14। तो निकालेंगे a1/a2 का मान, a1/a2, a1 का मान क्या है 3/2 बटा मतलब 9 अर्थात 3/2 गुणे, ये भाग का होता है तो 9 को 9/1 लिख सकते हैं। अब ये गुणा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/9। ठीक है, ये 3 हो गया 1/6। सॉरी लाइट कट गई, अगला वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। धन्यवाद।